नमस्कार। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नाम से भी इस लॉ को का जाना जाता है और जो शुरुआती अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नाम से ही उन्होंने पॉपुलर किया। बाद में मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इसको और ज़्यादा विस्तृत करते हुए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहा। इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जिसको वेरी किया जा सके, जिसमें परिवर्तन किया जा सके। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, अनुपात, जब अनुपात में परिवर्तन हो सकता हो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेस्ड है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन यानी कि अल्प समय की बात करता है। अल्प समय की वो अवधि रहती है जब जब हम उत्पादन के सभी साधनों को नहीं बढ़ा सकते हों। उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हों और केवल कुछ साधनों में ही हम परिवर्तन कर सकते हों, ऐसी अवधि को शॉर्ट रन कहा जाता है। इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं क्योंकि वन फैक्टर वेरीज, केवल एक फैक्टर वेरी करता है। जो वेरिएबल फैक्टर है वो बढ़ सकता है, घट सकता है। एंड अदर्स रिमेन कांस्टेंट, जो बाकी फैक्टर्स रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, उनको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसलिए जो फैक्टर रेशियो होता है, जो फैक्टर्स का आपस का अनुपात होता है, रेशियो रहता है या प्रोपोर्शन रहता है, वो वेरी हो जाता है, वो बढ़ जाता है या घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल मानिए कि एक फार्मर है और उसके पास 1 एकड़ जमीन है। तो 1 एकड़ जमीन उसकी फिक्स है। शॉर्ट टर्म समय की वो अवधि है जिसमें वो नया एकड़ नहीं खरीद सकता हो। 1 एकड़ उसके पास है, उसमें वो अकेला व्यक्ति काम कर सकता है, वो प्लस एक आदमी और लगा सकता है, वो प्लस एक आदमी और लगा सकता है। यानी कि ये जो है ये तो 1 है, लेकिन जो लेबर है वो 1 2 3 भी हो सकता है। तो जब 1 एकड़ में एक आदमी काम करता है, यानी कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है और जो लेबर है वो वेरिएबल है। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन हो सकता है 1 एकड़ में 2 आदमी काम करने लग जाएं। तीसरा ऑप्शन हो सकता है 1 एकड़ में 3 आदमी काम करने लग जाएं। तो ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो रेशियो है, ये क्या हो रहा है, ये वेरी हो रहा है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है। इसको घटा भी सकते हैं, जैसे 1 एकड़ में 3 आदमी काम करते हैं, हम एक को निकाल दे, 2 ही आदमी रह जाएंगे, तो एक जो फैक्टर है वो कम हो रहा है। यहाँ पे हमने लेबर का एग्जाम्पल लिया, ये क्योंकि बेसिकली ये जो लॉ है, ये शुरुआत में जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नाम से फेमस था, उस समय पे जो पुराने अर्थशास्त्री थे वो इसको केवल लैंड पे यानी कि फार्मिंग में, खेती में अप्लाई करते थे। हालांकि आज की डेट में इसको इंडस्ट्री में भी अप्लाई किया जा सकता है। और जो वेरिएबल फैक्टर है वो मशीन भी हो सकती है, कैपिटल भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है, टेक्निक भी हो सकती है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के बात यह है कि एक फैक्टर जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है और दूसरा वेरिएबल रहता है। जो वेरिएबल है वो वेरी करता रहता है, इसलिए जो प्रोपोर्शन है वो वेरी करता है। और यही कारण है इसको घटते बढ़ते अनुपात का नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहा जाता है। इसमें यह लॉ ये बताता है, स्टेट करता है कि जब एक फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं, एक फैक्टर को हम स्थायी रखते हैं और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज्ड, और जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जब उसकी यूनिट हम बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज। तो टोटल प्रोडक्ट शुरुआत में बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट, बढ़ते हुए दर से बढ़ता है। देन इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद वो घटते हुए दर से बढ़ता है। एंड इवेंचुअली स्टार्ट डिक्लाइनिंग, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि टोटल प्रोडक्शन भी हमारा गिरने लग जाता है। जैसे हो सकता है 1 एकड़ में हम 1% लगाएं तो पहले हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़े। हो सकता है हमने एक आदमी और लगा दिया तो हो सकता है बढ़े, लेकिन उतना तेजी ना रहे जितना पहले था। और हो सकता है हम और ज्यादा इसमें लेबर लगाएं तो हो सकता है जो टोटल प्रोडक्शन है वो उल्टा गिरना स्टार्ट हो जाए। अब ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब ये रेशियो इतना बिगड़ जाए कि जो 2 आदमी थे वो ढंग से काम कर रहे थे, तीसरे आदमी के आने के बाद वो 2 आदमी भी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका रेशियो बिगड़ चुका है, वो भी बेटर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इस तरीके से जो सिचुएशन है, जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब होता है, तो टोटल प्रोडक्शन उल्टा गिरना शुरू हो जाता है। इस लॉ के कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ पूर्व मान्यताएं हैं। जैसे ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, केवल एक फैक्टर को वेरिएबल माना जाता है ताकि इसको समझा जा सके इस लॉ को। द स्केल ऑफ आउटपुट इज अनचेंज, उत्पादन का जो पैमाना है उसको अपरिवर्तित रखा जाता है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, टेक्निक प्रोडक्शन की चेंज नहीं होती है।
एंड यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजेनियस, और जो वेरिएबल फैक्टर है उनकी यूनिट जो होती हैं वो होमोजेनस होती हैं, मतलब एक जैसी होती हैं, उनमें कोई एफिशिएंसी में बदलाव नहीं होता है। जितना एफिशिएंसी वेरिएबल फैक्टर की पहली यूनिट की होती है उतना ही दूसरी की होती है, उतना ही तीसरी की होती है। ये इसकी एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। अब इस लॉ को डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए हमारे पास लैंड है वो फिक्स्ड फैक्टर है और जो लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर है। ये टेबल शो करती है कि लैंड है हमारे पास, ये फिक्स्ड फैक्टर है, और ये लेबर है। हाँ, तो यहाँ पे ये था नहीं, अभी मैंने नोट कर दिया है। लैंड जो है हमारे पास वो फिक्स्ड फैक्टर है, वो एक है, वो हर सिचुएशन में एक है। लेबर को हम बढ़ा सकते हैं 1 2 3 अलग अलग संयोग में। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये बदल रहा है, इसलिए लॉ प्रोपोर्शन कहलाता है। पहले लैंड एक था, लेबर एक था, फिर लैंड एक है, लेबर 2 लगा दिए, लैंड एक ही है हमारे पास, लेबर 3 लगा दिए, लैंड एक ही है हमारे पास, लेबर 4 लगा दिए। तो इनका जो आपस का प्रोपोर्शन है वो क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, इसलिए इसको वेरिएबल प्रोपोर्शंस का लॉ कहा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं क्या असर पड़ता है। टोटल प्रोडक्शन, जब एक हमारे पास एकड़ जमीन थी और एक लेबर काम कर रहा था तो टोटल प्रोडक्शन हो रहा था 6। जब हमने एक और लगा दिया, 2 लगा दिए, तो टोटल प्रोडक्शन हमारा होने लग गया 16, यानी कि बढ़ा और तेजी से बढ़ा। फिर हमने एक और लगा दिया तो फिर और बढ़ा और तेजी से बढ़ा। फिर उसके बाद हमने एक और लगा दिया तो अभी भी ये बढ़ा और तेजी से बढ़ा। फिर इसके बाद हमने एक और लगा दिया तो ये बढ़ा, लेकिन इसकी स्पीड में कुछ कमी आ गई। अब पहले इसकी स्पीड आप देखेंगे 6 से सीधा 10 बढ़ गया था दूसरी यूनिट लगने से। दूसरे में ये 16 से सीधे 14 बढ़ गया था, 30 से फिर सीधे 10 बढ़ गया था। तो यहाँ पे कुछ कमी आनी शुरू हो गई थी, जो स्पीड थी बढ़ने की वो कम होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे भी बढ़ा लेकिन 5 ही बढ़ा, यानी कि जो बढ़ा तो सही लेकिन बढ़ने की दर गिर गई, रेट गिर गया। इसके बाद यहाँ पे भी बढ़ा लेकिन जो रेट था वो और गिर गया बढ़ने का, इंक्रीज का। फिर उसके बाद एक यूनिट और लगाई तो हमने यहाँ पे, अब इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि 6 वर्कर जितना काम कर रहे थे, टोटल प्रोडक्शन जब हो रहा था उतना ही, हमने एक वर्कर और बढ़ाने पे भी वो उतना ही रहा, ना घटा ना बढ़ा। फिर उसके बाद हमने एक और लगा दिया तो अब ये उल्टा गिर गया। फिर इसके बाद और लगाया तो और गिर गया। तो ये टोटल प्रोडक्शन अलग अलग रेट पे। अब टोटल प्रोडक्शन के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए हमको एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन को समझना पड़ेगा, ये क्या है, तब ये लॉ और और हमको और ज्यादा क्लियर होगा। एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन एक अर्थमेटिक एवरेज होता है। अर्थमेटिक एवरेज मतलब जैसे जब टोटल प्रोडक्शन 6 हो रहा था और लेबर एक काम कर रहा था, तो एवरेज औसत उत्पादन एक वर्कर का कितना था? 6 था। जब टोटल प्रोडक्शन 16 होने लग गया था, 16, और लेबर हमारे 2 हो गए थे, तो जो औसत उत्पादन था पर लेबर वो 8 होने लग गया था। इसके साथ ही ऐसे ही एवरेज प्रोडक्शन हम सभी का निकाल सकते हैं। यहाँ पे जब 40 टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, 40 यूनिट्स हो रहा है टोटल प्रोडक्शन, और हमारे जो लेबर हैं वो 4 हैं, तो जो एवरेज है वो 10 हो गया। तो ये एवरेज प्रोडक्शन हुआ। अब मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन होता है कि वेरिएबल फैक्टर की एक अतिरिक्त इकाई लगने से टोटल प्रोडक्शन में जो अंतर आता है उसको मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं। सीमांत उत्पादन, वेरिएबल फैक्टर की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से, लेबर पहले एक था, एक अतिरिक्त हमने लगा दी, तो टोटल प्रोडक्शन में कितना अंतर आया? अंतर आया 10। जब 2 व्यक्ति थे, हमने वेरिएबल फैक्टर में एक यूनिट और बढ़ा दी, तो टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ गया? 16 से 13 यानी कि 14। हमने लेबर की वेरिएबल फैक्टर की एक यूनिट और बढ़ा दी, तो टोटल प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी हुई वो 10 हुई। ये कहलाता मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पाद। अब इनके रिलेशन को देखेंगे कि शुरुआत में जब ये रेशियो बेटर होता चला जाता है, जब ये अनुपात हित में होता है, तो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। जब तीनों बढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि उत्पादन बढ़ रहा है, कुल उत्पादन, और बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। ये पहली स्टेज होती है। पहली स्टेज में कोई भी प्रोड्यूसर जब उत्पादन कर रहा होता है तो उसके सामने ये एक मोटिवेशन होती है कि वो और बढ़ाए उत्पादन, क्योंकि उसका जो उत्पादन है वो और तेजी से बढ़ेगा, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए वो और उत्पादन यहाँ पे बढ़ाने के लिए प्रेरित होगा। इसके बाद सेकंड स्टेज जब आएगी, ये तब आती है जब
जो प्रोपोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा जो टॉप सिचुएशन आती है वो आ चुकी होती है और उसके बाद उसमें अब अगला बदलाव करने से बढ़ता तो है लेकिन उस दर से नहीं बढ़ता है। कारण होता है कि जो नेक्स्ट वर्कर है उसका मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो जाता है। जैसे तीसरा जो था उसका मार्जिनल प्रोडक्शन था 14, लेकिन चौथा जो वर्कर आया तो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्शन आया वो 10। अब जब उसका मार्जिनल प्रोडक्शन कम हुआ, 4 कम हो गया पहले से इसका, तो उसका असर टोटल प्रोडक्शन पे भी पड़ा और इसलिए जो एवरेज था वो यहाँ पे रुक गया। इस एवरेज की जो बढ़ोतरी अब तक हो रही थी, इस मार्जिनल की जैसे ही गिरावट आई तो उसने मार्जिनल की गिरावट आते ही सबसे पहले क्या होगा, एवरेज की जो बढ़ोतरी है वो रुक जाएगी। टोटल प्रोडक्शन अभी बढ़ता रहेगा क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा है। एक आदमी और लगाया तो उसने 5 किया, अगले का जो मार्जिनल प्रोडक्शन था 5वें का वो और गिर गया, लेकिन अभी भी टोटल में 5 ऐड ही होंगे क्योंकि उसने भी आके 5 एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया, तो टोटल अभी भी बढ़ा लेकिन एवरेज अब गिर गया। तो मार्जिनल प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो एवरेज भी बढ़ता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन जब गिरना शुरू होता है तो उसका असर एवरेज पे आता है और एवरेज भी धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक वर्कर और लगाया और ये सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गई। जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है तो ये सेकंड स्टेज होती है। इस सेकंड स्टेज में जो वृद्धि की दर है वो कम हो जाती है, हालांकि टोटल प्रोडक्शन इसमें बढ़ता रहता है, कुल उत्पादन बढ़ता है, जो वृद्धि है वो होती है, लेकिन जो दर है वो गिर जाती है। इसके बाद जब धीरे धीरे और हम यूनिट्स को बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि अगला जो यूनिट हमने लगाया 7वां पर्सन, उसके आने से टोटल प्रोडक्शन पे कोई अंतर नहीं पड़ा, जितना था पहले अभी भी इतना ही। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो गया। जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है तो जो टोटल प्रोडक्शन है उसकी लिमिट समाप्त हो जाती है, वो मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। ये वो पॉइंट है जिस पे हर हालत में प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, बढ़ाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर वो और यूनिट बढ़ाएगा और बढ़ाना चाहेगा तो नेक्स्ट यूनिट जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स ले आएगी। नेगेटिव रिटर्न्स में जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है और ये थर्ड स्टेज कहलाती है। मार्जिनल प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है। जब ये गिरना शुरू हो जाता है, ये -4 है, -4, और ये -6 है। जब ये गिरना शुरू हो जाता है तो जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें भी गिरावट आ जाती है। तो इस तरीके से हमने इसके रिलेशन को समझा। अब इसी को ये तीनों अलग अलग नियम कहलाते हैं, यानी कि यहां तक जो नियम चल रहा था वो बढ़ते अनुपात का नियम था। ये इसके बाद ये जो नियम हो गया सेकंड स्टेज में आकर के ये स्थिर हो जाता है एक जगह पे, और उसके बाद फिर ये घटना शुरू हो जाता है, घटते अनुपात का नियम शुरू हो जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहाँ पे प्राप्त होने लगते हैं। तो अल्टीमेटली इस नियम का जो मूल है वो यही है कि एक समय तक हम, मतलब एक लिमिट है जहां तक हम अपने उत्पादन को बढ़ाता हुआ रह सकते हैं। एक समय ऐसा अवश्य आता है जब हम एक जो फिक्स्ड फैक्टर है उसके साथ अगर हम केवल वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक बिंदु जरूर ऐसा आएगा जहां पे हमारा टोटल प्रोडक्शन भी गिरना शुरू हो जाएगा। स्टेज 1, अब इसी को स्टेज 1 को यहाँ पे डिफाइन किया गया है जैसा हमने उसमें टेबल में देखा। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे इसमें, और एपी और एमपी दोनों बढ़ रहे होते हैं पहली स्टेज में। मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है इंक्रीज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट इंक्रीज करने से मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, और इसलिए इस स्टेज को कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स प्राप्त होते हैं। एक प्रोड्यूसर यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा स्टेज 1 में, मतलब स्टेज 1 में ऑपरेट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा स्टेज 2 की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको अभी आकर्षण है बढ़ोतरी का प्रोडक्शन में। वो एम्प्लॉय करता है मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए फिक्स्ड फैक्टर का। यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेज है हमें ये बता रहा है कि अभी तक हम ऑप्टिमम इसके कॉम्बिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं, फिक्स्ड फैक्टर अभी भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि उत्पादन बढ़ते हुए दर से बढ़ता है, कि जो आने वाला फैक्टर होता है वेरिएबल वो अपनी क्षमता तो लेके ही आता है, और जो फिक्स्ड फैक्टर है वो अभी तक फुल्ली यूटिलाइज हो नहीं रहा था। तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ने लगते हैं तो जो फिक्स्ड फैक्टर है उसकी यूटिलाइजेशन पूरी तरह से बढ़ने लग जाती है, लेकिन अभी भी उसमें गुंजाइश है क्योंकि रिटर्न्स जो है वो इंक्रीजिंग है। इसलिए प्रोड्यूसर प्रेफर करेगा कि स्टेज 1 में नहीं रुकेगा बल्कि वो एक्सटेंड करेगा फर्दर,
और जब फर्दर एक्सटेंड करेगा तो वो स्टेज 2 में पहुंचता है। स्टेज 2 वो स्टेज है जहां पे टोटल प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है, इंक्रीज होना, लेकिन जो रेट होता है वो डिमिनिश हो जाता है, अब वो गिरने लग जाता है, बढ़ने का जो रेट है वो गिरने लगता है। पहले जिस परसेंटेज में वो बढ़ रहा था अब उतना परसेंट नहीं बढ़ता है। एपी और एमपी दोनों डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर की जब और इंक्रीज हम यूनिट करते हैं तो ये एपी एमपी गिरना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इसको स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमिनिश शुरू होने लग जाते हैं रिटर्न्स। कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर, कोई भी विवेकशील समझदार उत्पादक प्रेफर करेगा कि स्टेज 2 में ही वो प्रोडक्शन करे, यानी कि स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स से आगे के जो टॉप बेनिफिट है वो यहाँ पे ले रहा होता है। अभी तक रिटर्न डिमिनिश हो रहे हैं लेकिन अभी भी वो पॉजिटिव बने हुए हैं, नकारात्मक नहीं हुए हैं। दिस स्टेज इज मोस्ट रेलिवेंट स्टेज ऑफ ऑपरेशन फॉर ए प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होती है एक प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि इसमें उसको ये पता चल जाता है कि अब उसकी जो बढ़ने की दर है वो कम होना शुरू हो गई है, हालांकि अभी तक उसका जो टोटल उत्पादन है वो बढ़ रहा है, उसमें कमी नहीं आई है। स्टेज 3 जैसे ही आती है तो टोटल प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और एपी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एपी तो डिक्रीज हो रहा है पिछले स्टेज से ही, और एमपी जो हुआ ये नेगेटिव हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्शन। क्योंकि एमपी नेगेटिव हो जाता है इसलिए इसको कहा जाता है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, यानी कि अब जो रिटर्न मिल रहे हैं वो नेगेटिव मिलना शुरू हो गए हैं। प्रोड्यूसर बिल्कुल भी स्टेज 3 में प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा, इसमें बिल्कुल भी ऑपरेट वो नहीं करेगा, इसलिए वो स्टेज 2 में ही रुक जाएगा। इस स्टेज में डिक्लाइन होगा टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। इस डायग्राम में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टेजेस को। जो पहली स्टेज है इसमें टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ा और उसके बाद ये बढ़ा, लेकिन दर इसकी गिर गई। जहां पे बढ़ती हुई दर से ये दर गिरना शुरू होती है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, मोड़ का बिंदु, यहां से बदलाव आना शुरू हो जाता है। जब बदलाव आना शुरू हो जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और एवरेज प्रोडक्शन भी गिरना शुरू होता है। तुरंत ही ये सेकंड स्टेज पे चले जाते हैं जहां पे ये दोनों गिर रहे होते हैं, एमपी और एपी, लेकिन अभी भी जो टोटल प्रोडक्शन है वो थोड़ा बढ़ रहा होता है, क्योंकि जो एमपी है वो अभी पॉजिटिव है। एमपी पॉजिटिव का मतलब है कि हर अगला वेरिएबल फैक्टर कुछ ना कुछ जोड़ रहा है। यहाँ पे हो सकता है इस वाले ने 8 जोड़े होंगे, इस वाले ने हो सकता है 6 जोड़े होंगे, इस वाले ने हो सकता है 1 जोड़ा होगा, लेकिन जोड़ा अभी तक हर वेरिएबल फैक्टर ने, इसलिए टोटल प्रोडक्शन अभी तक बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है, इसका मतलब एक आदमी जो यहाँ पे बढ़ा उसकी वजह से कोई फायदा नहीं हुआ प्रोडक्शन में, तो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे स्थिर हो गया और यहाँ पे टॉप हो गया है। इसके बाद अगला जो पर्सन हमने जोड़ा तो उसने अनुपात को इतना खराब कर दिया, मिक्सचर को इतना खराब कर दिया, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के अनुपात को इतना बिगाड़ दिया कि अब जो उत्पादन पहले हो रहा था वो भी नहीं हो पा रहा है, इतना डिस्टरबेंस हो गया संस्था में। तो ऐसे केस में टोटल प्रोडक्शन गिरने लग जाता है। ओवर स्टाफ जब कहीं हो जाता है तो ऐसा भी होने लग जाता है। इसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमने समझा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है। हमने ये समझा कि चाहे कि हम टेक्निक के माध्यम से कुछ देर तक तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है जब हम यहाँ पे गिरता हुआ अपना टोटल प्रोडक्शन देखने लगते हैं, तो इसलिए उससे पहले ही एक प्रोड्यूसर रुक जाता है। अब हालांकि जो फिक्स्ड फैक्टर है जब लंबी अवधि हो जाती है तो उसमें फिक्स्ड फैक्टर में भी बदलाव हो जाता है, और वो रिटर्न्स टू स्केल जो है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।